ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, ये जिंदगी है, जरा किताबों को हटाकर देखो। ये शेर हमारे आज के मेहमान आर्टिस्ट के जीवन पर हूबहू उतरता है, जिन्होंने अपना साहित्य किताबों और लाइब्रेरियों से नहीं गढ़ा बल्कि अनुभव से गढ़ा है। हेलो दोस्तों, कहते हैं कि जहां बुद्धि, विवेक, धैर्य और सामर्थ्य एक साथ एकाकार हो जाता है, तब हमारे अंतस में कहीं लेखक का जन्म होता है। अगर हम पौराणिक आख्यानों की तरफ आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि महर्षि वेदव्यास ने इन्हीं गुणों से सराबोर अपने महाभारत के लिपिबद्ध करने के लिए श्री गणेश को चुना। ये सभी गुण एक लेखक के भीतर होते हैं और लेखक अपनी कलम में उसके साथ सांस लेता है और उसी की प्राणवायु से अपनी लेखनी को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, हमने हमारे राइजिंग सिटी के इस सेगमेंट में इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया है कि एक लेखक किस तरह से आगे बढ़ता है और अपनी ज़िंदगी में लेखन को एक मकसद, एक हुनर बना लेता है। हमें खुशी है कि हमारे साथ आज एक ऐसी ही स्टार राइजिंग लेखिका है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी विधाओं को साधना की तरह साधा है। और चाहे वो कविता हो, कहानी हो, राजस्थानी नृत्य हो, राजस्थानी फिल्म एल्बम हो, या सितार हो, पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, बहुत सारी विधाओं में उन्होंने अपने दो दो हाथ भी आजमाए हैं एक लेखक होने के साथ साथ। हमें खुशी है कि आज हमारी राइजिंग सिटी में वो हमारे साथ हैं और उन्हें कहा जाता है किरण राजपुरोहित नितिला। किरण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार मेरे जोधाना वासियों को, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल। आपका बचपन, आपकी परवरिश कहाँ पे हुई? मेरा बचपन पाली में मेरा जन्म हुआ और गांव में मैं कुछ साल रही और उसके बाद पापा की ट्रांसफ़र जोधपुर हो गई, हम लोग जोधपुर आ गए और यहीं से मेरी पढ़ाई और बचपन बीता मेरा। कहाँ एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो जोधपुर से हुई है आपकी? किरण जी, आपके नाम में किरण का अर्थ तो हमें समझ में आता है। किरण का अर्थ होता ही है कि प्रकाश का जो उजाला है या प्रकाश का प्रकाशी, लेकिन नितिला का अर्थ क्या है? नितिला मेरे साथ सदाफरा स्कूल में मेरे साथ मेरी क्लासमेट थी। अच्छा। नितिला माथुर करके, वो आज भी मेरी फ्रेंड है। उसको मैंने उन्हीं, जब वो मुझे मिली थी प्राइमरी क्लासेस में, तभी मैंने उससे पूछा था कि नितिला बिल्कुल अलग तरह का नाम है, एकदम रशियन नेम लगता है। तो उनको पूछा था कि क्या अर्थ है इसका, तो उन्होंने कहा था कि सूरज की पहली किरण। तो वो एक वाक्य था, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। आप भी किरण और उससे निकली हुई किरण, दोनों का एकाकार हो गया, कुछ साम्य सा हो गया था। लेकिन ये उदाहरण तो आपका पहला हम देख रहे हैं कि अपनी जो इतनी प्रिय सखी है,
करीब वाली सखी है उसके नाम से आपने अपना उपनाम रखा है, ये वाकई एक बहुत अप्रतिम उदाहरण है। किरण जी, आपको कब लगा कि आपकी लेखनी में कोई जादू है, या किस उम्र में आपने लेखन का जो आपके अंकुरन हुआ? असल में बीच में पापा की पोस्टिंग डूंगरपुर हो गई थी, तो हम 3 साल के लिए हमारा जो गांव है पारी डिस्ट्रिक्ट में वरकाणा, हम वहाँ चले गए थे। तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो पर्दा प्रथा है, तो वहाँ हमारे काम के लिए एक डावड़ी रखी हुई थी जी। तो उसकी ज़िंदगी को मैं देखती थी ना, तब मुझे लगता था कि मैं कभी लिखूंगी तो इस पे लिखूंगी। तब तक ना तो मुझे लिखने का पता था ना कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ही लाइन आती थी, मैं कभी लिखूंगी तो इस पे ज़रूर कहानी लिखूंगी। कहानी क्या उम्र रही होगी, और वो पहली कहानी थी या कविता थी? वो मैं 9th में थी, 9th 10th 11th में मैंने उसको देखा था जी। और बाद में मैंने लिखी भी उस पे कहानी, जो पहली कहानी लिखी थी जी सर। तो उसका क्या प्लॉट रहा था, क्या ऐसा आपने उसमें क्या देखा? उसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बाद में भी देखती रही थी मैं, ऐसा नहीं कि उन 3 सालों में ही देखा, क्योंकि एक बार जुड़ जाते हैं तो हमेशा मिलते ही रहते हैं, तो बाद में भी उसके संबंध कभी अटूट हो जाते हैं जी सर। तो बाद में भी मिलती रही थी और बाद में भी उसके जीवन का उतार चढ़ाव मुझे पता चलता रहा था। नाता प्रथा से भी वो गुजरी और उसने काफ़ी परेशानी देखी, तो नाता प्रथा को लेके मैंने एक कहानी वो लिखी थी, जो बाद में जो इस किताब में भी शामिल है। तो नाता प्रथा आपने देखी, और उसकी जिंदगी में वो नाता प्रथा एक नेगेटिव की तरह थी जी। आप और इन विधाओं से जुड़ी कहानियां आपने धीरे धीरे आगे बढ़ाया अपने आप को। कविता विधा पे आपने कब आपको लगा कि मैं कविता भी मुझे लिखनी चाहिए, इस विधा में भी, ये भी विधा सशक्त है? असल में कोई भी पहले किसी के भी मनोगत आती है पढ़ते वक्त, तो सबके उथल पुथल चलती है या कहीं देखते हैं, तो पहली पंक्तियां कविताओं में ही अमूमन निकलती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कहानी और उपन्यास के जरिए लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं कहानी भी लिख रही थी और साथ में कविताएं भी कब शुरू हो गई वो मुझे पता मतलब नहीं। उसी के समानांतर आपने जब कहानी लिखी तो कविता पे भी उस विधा को भी आपने पूजा। पहली कविता याद है कोई आपको? हाँ, वैसे तो मैंने 9th में लिखी थी एक बूढ़ी अम्मा पे, वो कहानी नुमा कविता थी, क्योंकि वैसा ही ढालना आता था। उसके बाद में 2004 में मैंने मेरे ससुर जी श्रद्धेय बख्तर सिंह जी के ऊपर उनके संघर्ष को याद करते हुए मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी, जो बहुत लंबी कविता बन पड़ी थी। कुछ पंक्तियां याद है आपको? बस एक दीपक जला जाता है, ऐसे ही कुछ वो। अच्छा, उनको आपने दीपक से उपमा दी जी, वो समाज सेवी थे। आपकी एक सहेली हमारे साथ जुड़ गई हैं, और वो यहाँ पे अभिलाषा पारिक हैं, राजस्थानी लेखक हैं। अभिलाषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे किरण जी के बारे में? किरण राजपुरोहित नितिला जी की जो कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ राजस्थानी कहानियों में नए रूप की कहानियाँ हैं। चाहे स्त्री की मनगत हो, चाहे स्त्री का मनोविज्ञान हो, या फिर आज के बदलते परिदृश्यों में स्त्री विमर्श की बातें हो, किरण जी की कहानियों में ये समस्त जो मूल्य हैं, समस्त जो बातें हैं, वो अपनी निरंतर गति के साथ में आगे बढ़ती हैं। चाहे काचा कवड़ा की बात करें तो एक ये जो वाक्य है कि आजकल की बीनणियाँ आँचो सोचे ही कोनी। जब हम इसे पढ़ते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे बिल्कुल हमारे परिवार में कोई बूढ़े मामी सा, दादी सा हमसे ये शिकायत कर रहे हैं। तो किरण जी की जो कहानियाँ हैं बिल्कुल पारिवारिक संवाद को लेकर चलती हैं। उसके अलावा जो भाषा सौष्ठव, शिल्प सौष्ठव, विषयों की विविधता, शब्दों का चयन, सबकी दृष्टि से किरण जी की कहानियाँ एक मजबूत पक्ष लेकर चलती हैं। तो साथ में उनका चित्रकारा होने का जो अंदाज है और चित्रकारा का जो रूप है, जो वो कैनवास में रंग भरते हुए, उसी का जो एक प्रतिबिंब है वो उनके शब्दों में, उनकी भाषा में और उनकी कहानियों में भी दिखाई पड़ता है और उसे मजबूत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, आपका जो सफ़र है धीरे धीरे किताबों की ओर कब बढ़ा? असल में जब हम छोटी क्लासों में थे तब हिंदी की मुझे शौक़ था, तो मैं सबसे पहले हिंदी की किताब ही उठाती थी और उसमें से सबसे पहले कहानी, उपन्यास अंश, डायरी अंश वो ही पढ़ती थी। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडामत जी है,
महादेवी वर्मा जी हैं, उनके नाम, उनकी कविताओं नीचे उनका नाम देखती थी तो मुझे बड़ा लगता था कि हाँ क्या व्यक्तित्व है कि इनकी किताबों में छप रही है, हम पढ़ रहे थे तो बड़ा मुझे रोमांच होता था, काश ऐसा कभी हो कि कुछ लिखा हुआ हो और नीचे मेरा भी नाम लिखा हुआ हो कि किरण राजपुरोहित ने लिखा, तो मैं उनका नाम छुपा के मेरा नाम लिखती थी ऊपर। तो एक ये भी कई तमन्ना रहती है। वही ये बीजारोपण हो जी गया। सर। तो ये भी- पहली किताब कब आई आपकी? पहली किताब मेरी राजस्थानी कविताओं की ही आई 2011 में। वाह। राजस्थानी कविताओं की आई। लिख तो रही थी मैं 2005-06 में मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन किताब नाम से तो बड़ा लगता था कि वो तो जाने किसकी आया करती है, हम जैसों की कहाँ किताब आएगी। तो 2009-10 में जब सोशल मीडिया पे आई मैं फेसबुक पे, तब मुझे श्री राकेश नारायण जी मूथा मिले और उन्होंने मेरी पंक्तियाँ देखी हो तो उन्होंने मुझ में आत्मविश्वास भरा कि आपने अच्छा लिखते हो और किताब आनी चाहिए। तो किताब नाम से ही लगता कि नहीं किताब तो उन लोगों की आती, मेरी कहाँ किताब। लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो हम ही में से निकल के महान पुरुष बनते हैं, तो आप जरूर करो, कोशिश तो वो करो। कुछ हम चाहेंगे कि आप वो एक जी कविता जरूर सुनाएं राजस्थानी की। जी सर, ये जी। पहली किताब आई थी। वाह, इसी को सांवर दैया पहली पोथी पुरस्कार मिला था राजस्थानी क्या साहित्य बात है, बहुत संस्कृति बधाई आपको। अकादमी का। जी सर। तो इसमें छोटी छोटी कविताएं मेरी जी। थी शामिल, जी, जरूर और सुनाएं। ज़्यादातर कविताएं इसमें मेरी राजस्थानी भाषा को लेकर थी, क्योंकि मेरी मायड़ भाषा की या हमारी मायड़ भाषा की जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं, तो घूम फिर के मेरा जो चित्त है उसी पे जाता था। तो एक कविता मैं इसी भाषा को लेकर ही जी। लिखी है। जी, आखर अर्थ और भाव, वाह। थिर वह लिपि ज्यूं मूरत पाथर्री, और रस्तो बतावे आखर, देवे एक अर्थ पण भाव स्वतंत्र वे, वाह। चाले जिया बायरो और छावे ज्यूं कमला बादड़ा, न वह कदई ठंडी छिया और कदई पसरे जिया तावड़ो, तीखा वे तीर और तलवार, जैर सूल दाई और वे घेरा इतरा के धरती ने हियो मुड़क इंद्री करे मार उंडे ताई उंडे ताई। वाह। आपने अपने प्रेरक राकेश जी मूथा से आपने इस अपने सफ़र को आगे बढ़ाया, और राकेश जी खुद भी एक बहुत बेहतरीन शायर भी हैं, कवि भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी है, सबसे बड़ी बात यह है। तो हम राकेश जी को हमने कॉल किया, राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किरण जी हमारे साथ हैं, और पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे हमारे चैनल की तरफ से कि आपने ऐसे हुनर को मांझने में अपना प्रेरणा दी। सर, क्या कहना चाहेंगे? किरण राजपुरोहित राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। कविता उनका मुख्य रूप मैंने जाना है, लेकिन 2015 में काठल राजस्थानी कहानी संग्रह जो आया, उसने ये मुझे बताया कि वो राजस्थानी की एक समर्थ कहानीकार के रूप में भी जानी जाएगी। किरण राजपुरोहित में ऐसी क्या बात है जो उसे दूसरों से अलग करने का संकेत देती है? उसमें लगातार अपने को बदलने की क्षमता है, अपनी सोच को, अपने किए हुए को पुनः बदलना, और तरह तरह के विषयों के बारे में, विषय के बारे में सोचना, और उन विषय को सोचते समय अपनी भाषा का निर्माण करना। और साहित्य का सच्चा कर्म यही है कि वो भाषा के उन अंधेरों में खो गए शब्दों को और उनके कहने के नए नए तरीकों को सामने लाता है साहित्यकार। तो उसी दिशा में किरण राजपुरोहित नितिला काम करती है। उनकी एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा
जो उनकी किताब जूं सैनी तितली, जो वर्ष 2011 में प्रकाशित हुई, उसमें अंकित है। कविता का शीर्षक है हेलो थारो। थारे हेले सू हिल जाऊं, थारे हेले से सू हिल जाऊं, सागरी लहरा जिया हेलो थारो उथले मने। सागरी लहरा जिया हेलो थारो उथले मने, मने मथे और बिछावे थारे थके, और बिछावे थारे थके हर बार, थारे हेले सू हिल जाऊं, सागरी लहरा जिया हेलो थारो उथले मने, मने मथे और बिछावे थारे थके हर बार। थैंक यू राकेश जी। किरण जी, पहले हम कविता विधा पे बात कर लेते हैं। आप क्या सोचती हैं, कविता जो है वो कैसे अपनी परिभाषा को या अपने कैनवास पर आती है? कविता का क्या, आपके दिमाग में कविता का क्या कैनवास है? असल में हर मनुष्य है जो अपनी आसपास की स्थिति से आलोड़ित होता है। उसका जो निकासी होती है उस आलोड़न की, कहीं किसी तरह से होती है, किसी गॉसिपिंग से होती है। एक लेखक होता है वो बहुत गहरे तक सोचा, तो हर अपना जो उड़ेलता है वो कागज पे कब उड़ेल देता है उसको खुद को पता नहीं चलता। जी, तो कविता एक तरह से हमारे भीतर की कश्मकश की को लिपिबद्ध होना है, जिससे असल में वो एक पूरी दुनिया के एक सेल के रूप में कार्य करना है, कोशिका के रूप में। जैसे ही कविता रचते हैं हम एक सेल में तब्दील हो जाते हैं कि वो भी एक धड़क है इस दुनिया को, जो पूरी दुनिया है उसमें धड़कने लगती है, बिल्कुल धड़कन की तरह। और कई कवियों ने अलग अलग कविता को परिभाषित किया है। जैसे अगर हम गोस्वामी जी की बात करें तो वो तो कविता को स्वांतः सुखाए कहते हैं, हालांकि वो स्वांतः सुखाए है नहीं, उन्होंने जो सुख घर घर तक पहुंचाया है एक मंत्र के रूप में। इसी तरह अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आपने कविता में बहुत सारे स्वरूप को मांझा है, बहुत सारे स्वरूप दिए हैं। हमने आपकी कविता विधा में एक जूं सैनी तितली, शायद ये राजस्थानी कविता 2011 में आई, इसमें आपने क्या कहा है? ज़्यादातर क्योंकि मेरी पहली एक कविताओं का शुरुआती कविताओं का संकलन है, तो जाहिर सी बात है इतना मजावा तो मैं अभी भी नहीं हूँ, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। तो शुरुआती भाव जो मेरे थे भाषा के प्रति, मेरे आसपास के माहौल के प्रति, एक मतलब सूक्ष्म रूप की चीजें इसमें मेरे भीतर से उद्घाटित हुई है। बहुत बड़ी किसी घटना को लेकर नहीं लिखा है, बहुत मन के जो छोटे छोटे भाव है वो इसमें, और खासकर भाषा के प्रति जो लेकिन इसका जैसे कि अर्थ है कि सैनी यानी बहुत ही सॉफ्ट है ना, और तितली तो अपने आप में एक प्रेम का प्रतीक है। तो ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि शायद ये कुछ प्रेम कविताएं हैं। जी, इसमें प्रेम के भी है अंश, और माँ के प्रति भी है, मायड़ भाषा के प्रति भी है। जी हाँ, प्रेम, ममता, स्नेह अपने अलग अलग रूप में होता है। जी, भाषा, हम अगर जूं आगे बढ़ते हैं अपने फील्ड में, लेखन के फील्ड में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कवि या लेखक सांस लेने लगता है और उसे प्राणवायु बना लेता है, तो लेकिन भाषा अपने आप में, अगर हम ये कहें कि भाषा एक तमीज है ना, तो आप क्या सोचती हैं भाषा की तमीज, या भाषा को अपने लेखन में डालने के लिए आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, कैसे ये जो विकास हुआ है आपके लेखन में भाषा की दृष्टि से, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने शुरू से हम सब स्कूल में हिंदी ही पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो पढ़ता है उसी में लिखता है, क्योंकि वही लिपिबद्ध करना आता है। तो मैंने शुरू में हिंदी में लिखी थी, बहुत अच्छा। लेकिन 2009-10 में मेरे बीए में विषय एक राजस्थानी भी था, राजस्थानी को आपने माध्यम बनाया। जी सर, आंदोलन चल रहा था, तो मेरे जो भाई साहब हैं, पर्वत भाई साहब, उन्होंने कहा कि ये राजस्थानी ले लो और मान्यता मिल जाएगी, उसमें आगे काफ़ी स्कोप है। तो अब हुआ क्या हुआ हम सब जानते हैं।
फिर 2009-10 में जब सोशल मीडिया पे राजस्थानी का मैंने आंदोलन देखा ना, जी, तब जी। मुझे लगा कि हाँ असल में मेरा रास्ता ये है। जी जी। उससे पहले मैं हिंदी में लिख रही थी। तो सोशल मीडिया से आप, जी। सोशल मीडिया ने आपको बहुत प्रभावित बिल्कुल किया। मुझे प्रेरणा दी जी, और मैं जी। राजस्थानी की तरफ फिर झुक गई। तो मुझे लगा जी। कि हाँ मेरी ये जो भाषा है 1000 साल से भी पुरानी, जी, मुझे इसके जी। लिए काम करना चाहिए। जी फिर मैंने राजस्थानी में लिखना शुरू किया और ज़्यादातर मेरा लेखन है वो राजस्थानी में है। राजस्थानी। बातचीत भी मेरी राजस्थानी में ही होती है। जी। ये शायद पहली कहीं बातचीत है जो मैं हिंदी में कर रही हूँ। सारी बातें मेरी राजस्थानी में ही होती है। क्योंकि हमारा माध्यम हिंदी है, हमारे इस सर। मीडिया का, जी, सर। हमारे चैनल का। लेकिन राजस्थानी को भी हम लोग बहुत यहाँ पे, चूँकि हमारे राजस्थानी तो एक हिंदी की ही अगर हम पुत्री कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन किरण जी, आपने कविता विधा में माध्यम कुछ भी हो, आपने एक इसमें भी लिखा है थार सप्तक में अपनी कविताएं लुगाई ने कुण गाई, यानी इस पे सब्जेक्ट से ऐसे लग रहा है कि आपने औरत की व्यथा को या उसके भीतर को, उसके अंतस को उजागर किया है। जी। ये जो संकलन थे राजस्थानी भाषाओं जी। के कवियों के, लेखकों के लिए जी। संकलन निकाले गए समय जी। पे। जी। थार सप्तक स्वर्गीय ओम पुरोहित जी कागज जी ने निकाला था नवलेखन जी। के लिए, जी। प्रोत्साहन जी। करने के लिए। जी। तो उसमें भी मैं थी। लुगाई ने कुण गाई अभी रिसेंटली 2020 में ही डॉक्टर नीरज दहिया जी का संकलन है, जी। जिसमें जी। 51 कवियतों को उन्होंने सम्मिलित जी। किया है। जी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राजस्थानी 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी भाषा है और मैं अपने साक्ष्य सबूतों से वो अपने प्रमाण देती रहती हैं। बहुत और अच्छा। जी। बहुत पुरानी भाषा है, हिंदी उसके बहुत बाद में आई हुई भाषा है। तो इसके लिए, इसी को प्रमोट करने के लिए ये जो काम, जैसा कि हम जानते हैं अभी तक मान्यता नहीं मिली है, तो उसी के सिलसिले में ये जो काम हमारे राजस्थानी भाषा के प्रेमी हैं वो करते रहते हैं। तो उसी का हिस्सा ये, उसी में आपने अपनी कविताओं को हिस्सा बनाया। जी। किरण जी, हम और भी विधाओं पे आपके बात करेंगे, लेकिन जो कभी कभी क्या होता है कि लेखक एस्केप हो जाता है, अगर गलत शब्द मैं ना कहूँ तो वो भटक जाता है। उसका मकसद जो है, हर बार एक नई किताब आए तो हम क्या उस ऊहापोह में फंस जाते हैं। तो आपका ये मकसद अपने ट्रैक से हटा तो नहीं कि मेरी तो किताबें आ रही हैं, जो कि आपका सपना था, और किताबों के पीछे दौड़ ज़्यादा, या लेखन को उसकी आपने ज़्यादा तवज्जो दी है? कुछ अलग हटके सवाल है, लेकिन ज़रूरी है हमारे दर्शकों की। लेखन का ग्लैमर तो रहता ही है। जी। देखो, छपना छपाना एक वो जी। एक अलग तरह जी। की चीज़ है। शुरुआत में सारी चीज़ें लुभाती है, जी। लेकिन उन चीज़ों के होने के बाद लगता है कि अब क्या, जी। अब मैंने क्या पाया। अब खुद को मेंटेन करना तो है। लगा कि नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। बेहतर तो ये है कि अच्छा गहरा लिखा जाए, जो लिखेगा वही टिकेगा, जो बढ़िया होगा वही रहेगा। कबीरदास जी है, हमारे तुलसीदास जी है, वो कहीं नहीं छपे थे, लेकिन आज सबके कंठों पे बसे हुए हैं। जी, जी। तो छपना एक अलग तरह का, एक उम्र का एक ज़रूर मतलब इच्छा है, तो वो एक पूर्ण हो गई। उसके जी। बाद में मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे लेखन अच्छा हो इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय समय पे हमारे जो टास्क हैं वो बदलते जाते हैं, और हम खुद भी बदलते हैं, और हमारे जो लक्ष्य भी बदलते जाते हैं। किसी समय छपना लक्ष्य था, अब बढ़िया लिखना मेरा लक्ष्य है कि भले एक आपकी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेखिका हैं मोनिका गोड। जी, बिल्कुल। ये भी शायद राजस्थानी में लिखती राजस्थानी की हैं। तो धुन। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और किरण जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी? आज मैं बात करना चाहती हूँ मेरी प्रिय सखी, हिंदी और राजस्थानी की बेहतरीन लेखिका किरण राजपूत नितिला के कथा संसार के बारे में। कविताओं पे बहुत बात होती है, क्यूट शैनी तितली उनकी प्रसिद्ध जो है कृति रही है। क्योंकि किरण एक चित्रकार भी हैं और म्यूजिक से भी उनका बहुत नाता है, तो उनकी जो कहानियाँ हैं उनके अंदर ये सारे लालित्य जो है ये उनके अंदर नजर आता है। कांठड़ उनका कहानी संग्रह है, जिसके अंदर जो विशेष बात मुझे लगती है कि जीवन मूल्यों और मनुष्य के मनोविज्ञान को वो बेहद बारीकी से पकड़ती हैं और उसकी पड़ताल करती हैं। उनकी कहानियों का जो रचाव है वो मानवीय संवेदना के साथ इस तरीके से घुल मिल जाता है, बुन जाता है कि वो हमें अपने आसपास नजर आने लगता है। उसका एक जो लंबा असर देखने को मिलता है। कांठड़ की कहानियों में कथा रस जो है वो उसकी विशेषता है। भाषा का प्रवाह
तरलता, ऐसे लगता है जैसे मैदान में बहती हुई गंगा हो। तो बेहतरीन लेखिका हैं और आप सर्वथा नए बिंब और प्रतीक गढ़ती हैं, और भाषा को बरतने का जो आपका जो लकब है, वो जो आपकी जो क्षमता है, वो आपकी कहानियों को जो है समकालीन साहित्यकारों से थोड़ा सा अलग और पृथक करती हैं। तो कथा रस में आपकी महारत हासिल है, और आपका शब्दों का जो चयन है वो बहुत बेहतरीन होता है। भाषा का जो एक निठाव है, टकसाली जो भाषा है, राजस्थानी भाषा, वो आपकी कहानियों की खास पहचान है। तो ऐसी किरण राजपुरोहित को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और इसी तरीके से आप रचते रहें, सिरजते रहें। यही सारी मंगल कामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू मोनिका जी। किरण जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे किताबों और लेखन की आत्मा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें तो जो प्रकाशक हैं या जो प्रकाशन के संस्थान हैं, वो उनकी एक मोनोपोली है। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कई बार लेखक उनके आसपास चक्कर लगाता है, क्योंकि और वो कई बार ऐसा समझते हैं जैसे हम लेखक बना रहे हैं, हम अगर इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ शायद छूट जाएगा पीछे, इस तरह से प्रकाशक डोमिनेंट हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? हाँ, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जी। तो कभी नाव पानी में, कभी पानी नाव में, ये तो चलेगा, इसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं चलती है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। वो समय का, बाजारवाद का, लेखन का, कई चीज़ें वो तय करती है। लेखन श्रेष्ठ है तो प्रकाशक छापेगा, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां होती, क्योंकि वो एक व्यवसाय है। जी, तो वो ऐसे उलट फेर चलता रहता है, फिर भी उत्कृष्ट लेखन होता है, उसको प्रकाशक जी भी देते हैं, वो प्राथमिकता देते हैं, वो उत्कृष्ट लेखन जी देते हैं, क्योंकि उनका नाम आखिर तो लेखक से ही है ना। जी जी। आज कौन सी कृति को पुरस्कार मिलता है तो प्रकाशक का नाम पहले आता है, तो उनको भी फायदा है। तो जाहिर सी बात, वो भी अच्छा कोई प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ दूसरी चीजें भी व्यवसाय वाली भी चलती रहती हैं, और जो श्रेष्ठ नहीं, हालांकि खुद का सबको श्रेष्ठ ही लगता है, ऐसी बात नहीं है, तो वो इस जरिए भी अपनी किताबें लाना चाहते हैं। जी। हमने अक्सर देखा है कि किताबें बहुत छपती हैं, किताबें बहुत सारी आती हैं, लेकिन एक पाठक की समस्या है। जी। पाठक जो है वो किताबें खरीदने में कई बार, ऐसी बात नहीं है, समर्थ सब होते हैं। बाजार में एक अगर फास्ट फूड है, वो उसी कीमत में आ जाता है, और हम किताबों पे अपना बजट जाया नहीं करना चाहते। तो ये, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि एक जो पाठक है वो किताबों की तरफ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाओ, क्योंकि उसके बिना तो प्रकाशक भी क्या करेगा, लेखक, वो क्या, उस समस्या का हम कैसे समाधान कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव हो? जी सर, ये हर एक का अपना पाठक वर्ग होता है। जी, जी। रामायण की जो हमारा पूरा समाज पाठक वर्ग है, तो जैसे कविताओं का कोई रसिया है, कोई कहानी का रसिया है, मिल तो जाते हैं पाठक, लेकिन 100% हर आदमी पाठक हो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर आदमी की अलग रुचियाँ अलग अलग होती है, लेकिन निश्चित रूप से पाठक हमेशा से ही लेकिन किताबें की जो कॉस्ट है, उन पे अक्सर हमने देखा है कि एक आम नागरिक या एक आम जो पढ़ना चाहता है, वो अपना उस पर बजट जाया नहीं करना चाहता, और वैसे भी थोड़ा सा बाजार में उनकी कॉस्टिंग आती होगी, नो डाउट, लेकिन इसके बीच का कोई रास्ता निकल सकता है कि कॉस्टिंग भी निकल जाए और पाठक वर्ग भी उससे संतुष्ट है? वो तो देखिए, अब जो व्यवसाय है उसका तो चलता ही है, पर दूसरी बात यह है कि अच्छी किताबें अगर किसी स्टॉल पे मिलने लग जाए ना, तो मेरा ये मानना है कि पाठक उलझेगा। असल में होता ये है कि वो चाहता है कुछ अच्छी किताब, और वहाँ जाता है निराश होता है, तो एक तरह से वो एक पाठक खत्म हो जाता है। अगर मैं गई किसी आयदान सिंह जी की किताब लेने और मुझे नहीं मिली, तो मैं निराश हो जाऊंगी, तो वापस मैं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे मिल जाएगी तो वो भी लाऊंगी, साथ में 2 किताबें और लेके आऊंगी, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा।
एक नहीं मिलना भी एक बहुत ये वाली चीज़, जिससे पाठक मरता है। लेकिन अब तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो लगभग सबके आंखों के सामने किताबें गुजरती रहती है, तो निश्चित रूप से पाठकों की वृद्धि तो हुई है, लेखकों में भी बेशुमार वृद्धि हुई है। नहीं, बहुत अच्छा। और आपने अभी आइदान सिंह जी का रेफरेंस दिया। आइदान सिंह जी तो हमारे शान है हमारे राजस्थान की, और वो हमारे साथ जुड़ गए। आइदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे सर किरण जी के संदर्भ में? किरण राज पुरोहित नितिला राजस्थानी री सुविख्यात कवियत्री और कहानीकार है। किरण जी आपरी रचनाओं में नारी चेतना रा स्वर मूल रूप से संभाले, और वे नारी चेतना री समर्थक कवियत्री और कहानीकार है। किरण राज पुरोहित नितिला आपरी रचनाओं में, जिनमें खास तौर से कवितावां प्रमुख है, उन कवितावां में वहाँ राजस्थानी री आंचलिकता री जबरदस्त पैरवी करी है, और उन आंचलिकता से राजस्थानी री भाषा और उनकी आंचलिक बोली समृद्ध हुई है। मैं हमारे शुभकामना प्रस्तुत करूँ हूँ, और चाहूँ हूँ कि किरण जी जो पुस्तकालय आप रे उठे खोलियो है, उनमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रचनावां किरण जी ने किताबां के रूप में समर्पित करो। शुभकामनावां और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी, आपके कविता विधा पे और कुछ बातें हमने की है। इससे पहले कि हम आपकी अगली विधा तक ले जाएं, एक सवाल जो शुरू से मेरे कौंधरा है कि आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस, जो एक बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका कोई आदि न अंत है, और पॉलिटिकल साइंस एक आम आदमी का कितना उससे जुड़ा होता है एक अलग विषय है। लेकिन एक तरफ पॉलिटिकल साइंस, दूसरी तरफ सितार, ये नदी के दो धारे हैं। कैसे आपने इन दो धारों के बीच में अपने को एस्टेब्लिश किया? जी सर, जी, ये बात मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछी। तो असल में हुआ था कि बचपन से मेरी ये आदत है कि जो कुछ भी मैं देखूं, मुझे लगता है मैं सीखूं। जी, मतलब ये भी मैं सीखूं, ये भी मैं करूं, ये भी मैं करूं। तो सारी कलाएं, एक इंसान में सारी कलाएं सुगबुगाती रहती है। कौन सी अपन गुलगुला पकड़ के उसको काम में लेते हैं, वो अलग चीज़ है। तो जब कॉलेज में आई तो पता लगा कि यहाँ फाइन आर्ट्स भी है, सितार भी है, सारे लिटरेचर भी है। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा, सारे पढ़ेंगे, सारे सीखेंगे। लेकिन अपनी जोधपुर यूनिवर्सिटी में पाबंदियाँ थी कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक लिटरेचर, और व्यक्ति की एक सीमा भी होती है। तो मैं अगर होता तो मैं तीनों ही प्रैक्टिकल लेती। शायद एक फाइन आर्ट्स लेने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन वो ले नहीं पाई। जी, तब मैंने सितार लिया कि फाइन ड्राइंग तो मैं पहले से कर रही थी, तो मुझे लगता है वो तो मैं खुद ही डेवलप करके जी, उसको तो मैं अपना तसल्ली कर लूँगी। लेकिन मुझे सितार कौन सिखाएगा, उसके लिए तो गुरु बिना गति नहीं होगी। तो ये सोचा कि सितार तो ले ही लेना चाहिए। फिर राजस्थानी की मैंने कही ही आपसे, और उसके अलावा एक कोई सब्जेक्ट लेना ही था, क्योंकि और कोई अच्छा वो लेने के लिए तो ये भी मुझे अच्छा लगता था। सिलेबस देखा तो अच्छा लगा तो ले लिया। लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा गहरे नहीं उतरी, पॉलिटिकल एमए तक कर लिया उसके बाद। सितार पे जब आपने ग्रेजुएशन में लिया तो आप निश्चित रूप से उसका नियमित अभ्यास करती होंगी, या कहाँ तक आप पहुँचे सितार की दुनिया में? सितार में मैंने बीए किया, और उसके बाद में जब मुझे कुछ साल बाद मुझे भेंट के रूप में मिल गया, जी, तो थोड़ा अभ्यास जारी रखना चाहा। लेकिन क्योंकि पोस्टिंग डॉक्टर साहब की एक छोटी जगह हो गई थी, तखतगढ़, तो वहाँ निश्चित रूप से कस्बा था छोटा, तो मिलना संभव नहीं था। तो मैंने खुद के तौर पे जारी रखा, लेकिन रख नहीं सकी, क्योंकि संगीत सितार जैसा जो वाद्य सुंदर है लेकिन कठिन भी है, कठिन भी है, अभ्यास मांगता है। वैसे तो कोई भी कला निरंतरता मांगती है। बहरहाल, चूँकि हम आपके लेखन विधा पे वापस आते हैं, तो कविता पे तो बात हो गई,
कहानी पे जैसा कि आपने बताया कि आपने पहली कहानी का जो प्लॉट है वहाँ से लिया, उसके बाद ये विधा को आपने कैसे आगे बढ़ाया कहानी के? कई बार प्लॉट भी दिमाग में होते हैं, कभी कभी हम काल्पनिक भी लिखते हैं, तो आपका कहानी में एक तो माध्यम राजस्थानी ही रहा या हिंदी में भी आपने लिखा है? कुछ लिखा है पर ज़्यादा मेरा ध्यान राजस्थानी में लिखा है। तो अपने कहानी विधा के बारे में कैसे वो डेवलप हुआ आपके जीवन में? कहानी और कविता मैंने लगभग दोनों साथ ही शुरू कर दी थी। अब कैसे हुई क्या हुई ये तो माँ सरस्वती जाने, लेकिन मुझे लगा फिर बाद में कि मैं कहानी में ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी। मुझे भाषा पे और भाषा के नए नए, हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसके नए नए शब्द लाने थे, तो मुझे लगा कहानी मुझे अच्छी लगती है अभी, और मैं चाहती हूँ कि कहानीकार के तौर पे जरूर जानी जाऊँ। आपने फिर ये जो कभी कभी राजस्थानी में तो जो अंचल होता है वो ज़्यादा प्रमुखता पाता है, जैसे गाँव से कहानियाँ ज़्यादा निकलती, आपने कहानी का प्लॉट कहाँ से लेती हैं अक्सर, या क्या आपका प्लॉट लेने के प्रति क्या रचना प्रक्रिया रहती है? प्लॉट राजस्थान अब वैसे बहुत विकास कर गया है। जो कहा जाता है कि सिर्फ गाँव की कहानियां हैं वो गलत है। राजस्थान में मेट्रो शहर हैं तो विषय बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, और हमारी जो पारंपरिकता है उसको कायम रखना मेरा मुख्य रहता है कि वो नहीं हटे, क्योंकि कोई भी समाज या साहित्य परंपरा या उसकी जड़ों से टूटा हुआ साहित्य फलदायी सिद्ध नहीं होता है हमारे लिए। तो पात्र हमारे पास आसपास से बहुत हैं, काल्पनिक तो निश्चित रूप से होते ही हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कल्पना का पुट डाला जाता है, जरूर यथार्थ का होता है, और बिना यथार्थ वो होता नहीं है, उसमें सोल नहीं आ पाएगी। तो अब तक आपने कितनी कहानियां लिखी और कितनी कहानियों पर आपकी पुस्तक आ चुकी है? लगभग कहानियां तो मैंने काफ़ी सारी लिख ली हैं। पहली में मेरी 13 कहानियां आई थी, और दूसरी में 11 कहानियां जो थोड़ी ये जो हम देख रहे हैं आपकी पुस्तक, ये कांठल, ये मेरी पहली कहानियों का संकलन है जो 2015 में आया था। जी इसमें मेरी शुरुआती कहानियां हैं जी। इसका कवर पेज भी ये मैंने ही बनाया था। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। आप तो बहुत सारी विधाएं एक साथ जीती हैं। और ये जो राजस्थान की प्रेम कहानी है, इसके बारे में ये सफर क्या रहा, और क्या इतनी कहानियां बिखरी हुई हैं हमारे आसपास राजस्थान में? हमारे राजस्थान वासियों को पता ही है कि हमारा जो लोक साहित्य है जी इतना समृद्ध है कि उतना विश्व में कहीं भी नहीं है। परंपरा, त्योहार, लोकगीत और दूसरे जो भी इसके हिस्से होते हैं लोक साहित्य के, लोक संस्कृति के, तो सबसे समृद्ध है। मुझे भी लोक साहित्य पढ़ने का ग्रेजुएशन में पीजी में मौका मिला है जी, तो ये तो बात आप सही कह रही हैं जी। तो उसको समेटना बहुत मतलब एक सागर में से बूंद लाने के बराबर है जी। तो ये जो किताब है मेरी लॉकडाउन के जो उसका आपने पूरा उपयोग किया है। कितना इसमें कहानियां हैं? इसमें 9-10 कहानियां हैं हमारी जो ढोला मारू की, और जो प्रचलित है राजस्थान की प्रेम कहानियां दुनिया भर में मशहूर है। श्री कृष्ण जुगनू जी हैं कोटा से, उदयपुर से जी, बहुत महान व्यक्तित्व हैं जी। उनको हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा है जी। तो उनका सुझाव था कि आपने कहानियां लिख ली हैं, क्यों ना कुछ नया भी करो, एक ऐसा जो हमारे लिए एक सहेजने का काम करे, विरासत सहेजने का जी। तब ये लॉकडाउन के दिनों में मैंने लिखी थी, और ये दिल्ली से प्रकाशित हुई है, आर्यावर्त संस्कृति संस्थान, वहाँ से ये किताब प्रकाशित हुई है। आपकी बहुत सारी विधाओं का इतने कम अरसे में आपने जिया है उसको, और आपकी 2-3 विधा और है। हमने एक आपकी राजस्थानी लघु फिल्म भी देखी, वो कैसे आया दिमाग में, या वो आप ही का कॉन्सेप्ट था? असल में माणक अलंकरण, जो माणक के पुरस्कार घोषित होते हैं, उसमें मुझे माँ सरस्वती के पास से विशिष्ट पुरस्कार की आई थी अखबार में न्यूज़। तो उन्होंने उन दिनों लॉकडाउन था तो जब अपने बॉम्बे के जो सिनेमेटोग्राफर है उन दिनों अपने गांव आए हुए थे, तो उन्होंने वो न्यूज़ पढ़ी और वो आए अपने चैनल के लिए। उसकी सिनेमेटोग्राफी तभी इतनी अच्छी है जी। उसका इंटरव्यू करने आए कि भी राजस्थानी की है, तो उनका मारवाड़ गोड़वाड़ करके उनका चैनल है जी। तो आए, उन्होंने शूट किया, अपने फार्म पे ही शूट किया था वहाँ पे शिवगंज में,
जी। तो उनको अच्छा लगा कि एक गृहिणी होके आप कुछ करते भी हैं, और सबसे अच्छी बात कि कैमरा फ्रेंडली है। जी जी। तो उन्होंने 2-3 एपिसोड शूट किए और कहा कि एक शॉर्ट फिल्म बनाने की इच्छा है, लॉकडाउन में ज़्यादा जी। लोगों से मिलजुल जी। तो सकते नहीं जी। है, ऐसा करें तो हो जाएगा क्या? मैंने कहा क्यों नहीं हो जाएगा, जी। कर जी। देंगे। ऐसे बात चली, उन्होंने कहानी रखी और पात्र का चुनाव मैंने ही कर लिया। वाह, 4 पात्र थे। वो देखा है। जी सर, चारों पात्र घर में मिल गए हाँ, और बिल्कुल। सबको मैंने जी। तैयार किया, जी। और लोकेशन तो बहुत छोटी सी अच्छी थी, लोकेशन की बहुत ज़रूरत थी, तो वो बिल्कुल पास ही मिल गई। तो जी, बिना जी। लोगों के संपर्क में आए, हम भी कहीं बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं जी, आए, आराम जी। से उसको 21 दिसंबर को उसको शूट किया था, जी। जो कि सबसे छोटा दिन होता है ठीक। वर्ष का। हाँ, तो बहुत कम समय मिला था, उसकी तैयारी का भी एक ही दिन मिला था, और उसको शूट करने के लिए मुश्किल से 1 से 4 बजे तक कर पाए थे, क्योंकि उसके बाद जी। में धूप डलनी शुरू हो जाती है। तो जी। उन्होंने कहा जी। कि तो हाँ। 4 घंटे का परिणाम था। चलिए, वो और उसके साथ आपने कुछ लोक नृत्य में भी हाथ आजमाया जी शायद। सर, मुझे भी वो भी आपका संस्कृति से शौक- प्रेम तो है ही है, संस्कृति से प्रेम है। तभी लोकगीत गाने की कोशिश रहती और है। कुछ कि- फोटोग्राफी भी आपका शौक है। जी। तो विशेष जैसे आपने डिजाइन तो काफी किए हैं कुछ किताबों के, फोटोग्राफी में भी आप लगातार करती हैं या कभी कभी शौकिया है या अच्छा, वो अपने आप होता रहता है क्योंकि शौक है तो वो एंगल नजर आता रहता है, चीजें अपने आप फुदक फुदक के कहती है कि हमको लो तो कुछ अच्छे फोटो बन जाते हैं, तो किताब के कवर पे भी पसंद आने लग जाते हैं संपादकों को, तो वो भी काफी जगह प्रकाशित हुए हैं। आपके एक बहुत बड़े लेखक हैं जो आपको पसंद भी करते हैं काफी, आपके रचना कर्म को। अतुल कनक जी कोटा से बहुत सुप्रसिद्ध लेखक हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? राम राम। किरण राजपुरोहित जी नटीला को नाव अब राजस्थानी साहित्यकारों की जमात पे नो कोई ना माने आपनी ओळखाण थारे पीछे, और यह ओळखाण वहां की आपनी कलम, वहां की आपनी साधना और वहां का अपना गुणान के पांच है। मैंने जब पहली वहां की ख्याणियां पढ़ी तो सुखद अचरज हुई। आशा लिखे जे बायर की जोड़ का जरूरी हिस्सा है, पर जहां पे मांडवो अबार भी समाज में अडोबरो मान्यो जावे छे, वशा दिखा पर सातरा डब सुख्याने के वो किरण राजपुरोहित जी को खास गुण है। मैंने तो वहां की फोटोग्राफी भी देखी है। आशा आशा पल वे अपना कैमरा में संजोले छे, जाए अंगेज वो सोरो ना होगा, आसान ना होगा। जिनके पास या दीठ होगा और जिनकी कलम में उन दीठ के ताई आखड़ देवा की क्षमता होगा, उनको नाम चे किरण राजपुरोहित नटीला। मैं कहता है शुभकामनाएं। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। आपने फोटोग्राफी और ये फिल्म और अपने एल्बम वगैरह काफ़ी में आप हर विधा को आपने बहुत शिद्दत से अपनाया। एक आपकी विधा है जो हमें बहुत पसंद है और आपने उसमें बहुत माशाअल्लाह स्तरीय काम किया है, वो है पेंटिंग विधा। पेंटिंग विधा तो थोड़ा कॉस्टली भी है और बहुत मूड और समय मांगती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बचपन से ही लगता था कि सारे काम मैं करूं कोई मुझसे छूटे ना। तो किसी ज़माने में एम्ब्रॉयडरी भी की, टेलरिंग भी की, वो भी एक एक जो मन के बक्से हैं वो फुल होते गए। फॉइल पेंटिंग भी की, निप पेंटिंग भी की, फैब्रिक भी की, और उसके बाद में फिर ऑयल पेंटिंग पे आ गए। और शादी हुई तो पता चला पति देव जी खुद बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं। वाह। तो फिर एक से भले दो यात्री हो गए। तो उन्होंने पेंटिंग में? जी सर। अच्छा। तो उन्होंने शादी के बाद जैसे उन्हें पता चला कि मुझे पेंटिंग का शौक है, तो उन्होंने तुरंत ही ब्रश और कैनवास लाके
थमा दिया कि आप करो। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि आपके पतिदेव आपके शौक में हमेशा साथी जी, हैं, मेरे कभी कोई प्रथम गुरु अड़चन नहीं। वही है। लेकिन कुछ लोग परिजन परिवार वाले परेशान होते होंगे, क्या ये दिन भर इसमें लगी रहती है, रसोई में कितना हाथ आजमाती है। नहीं, मैं रसोई में भी ठीक हूँ, अच्छा खासा नहीं मतलब बना के देते हैं टाइमली ही अपने लेखन में। जी जी, सब काम में मेरा मानना है कि सबसे पहले जो अपने प्राथमिक कर्तव्य हैं वो पूरे होते हैं, तभी हमारे दूसरे जो उसमें कोई कला है वो जी। सबको पसंद आती है। जी तो मेरा में जो गृहिणी वाला मेरा जी। कर्म है बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से निभाने की कोशिश जी, करती वो लग रहा है, उसके हमको बाद में लगता है। तो मेरे घर वालों को मेरी सारी चीज़ों से जी। बहुत प्रेम है, उन्हीं के मतलब आप प्रयास प्रोत्साहन, जी, और मतलब चुप रह के भी उन्होंने मुझे हमेशा प्रमोट किया है। बहुत बाधा अच्छा। डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और है। किरण जी थोड़ा घड़ी हमें इशारा कर रही है, चलने का समय आ गया है, लेकिन वो जो युवा राइटर्स हैं चाहे किसी भी विधा के हों, और वो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके माध्यम से वो एकदम प्रसिद्ध हो जाना चाहते हैं, उस माध्यम को उन्होंने इसलिए अपनाया। आपका क्या मैसेज है उन यंगस्टर्स के लिए कि वो कैसे अपनी साधना को साधें? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम आधुनिक समय में जीते हैं तो उसको उपयोग में लाना ही पड़ेगा और लाना भी चाहिए। और जैसे कि हथियार है, हर चीज़ को सावधानी अच्छी जगह वो काम आता है तो वो लाभदायक सिद्ध होता है, और अच्छी तरीके से काम नहीं लेते हैं, गलत उपयोग लेते हैं तो समाज के लिए और देश के लिए सबके वो हानिकारक है। तो हमको सोशल मीडिया से लाभ लेना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जैसी गृहिणियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इसका उपयोग ले, अपनी जो हुनर है भले वो बाहर जाके ना निकाल सके, अपना काम को प्रदर्शित न कर सके, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनको अपना काम चाहे वो किसी भी तरह का है, वो सिलाई बुनाई से लेके हो या लेखन से हो, पेंटिंग से हो, ज़रूर इसके माध्यम से सीखे और उसको आगे बढ़ाए और अपना जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको सामने जरूर लाए, उसमें चूक ना करें, क्योंकि हमारे हाथ में अब मोबाइल है जिसमें दुनिया है। वाह किरण जी, आपने तो बहुत सुंदर बातें भी की हैं, बहुत रचनात्मक बातों से हमारे इस राइजिंग सिटी प्रोग्राम को एक नई किरण दी है आपने। तो मैं हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा अपनी बातचीत को जारी रखा। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जोदाना वासियों ने मुझे इस योग्य समझा और 24 न्यूज़ चैनल ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपनी बात कहने का मौका दिया। शुक्रिया, थैंक यू किरण जी। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।